गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑपरेशन रिसर्च की बुक चल रही है हमारी, उसमें आज हमारा नया चैप्टर है, इसका नाम है असाइनमेंट मॉडल। तो हम उसको शुरू करते हैं। असाइनमेंट मॉडल क्या होता है, मेथड्स क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पर हमें क्या पढ़ना है इनको, मतलब ये अलग अलग चैप्टर में डिवाइड हुआ है ये चैप्टर। असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है उसकी हम बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम, है ना। ये है आपका बुक है आपकी ऑपरेशन रिसर्च की, चैप्टर नंबर 5 है ना। ठीक है, ये लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे चैप्टर नंबर 5। चलिए, तो असाइनमेंट मॉडल में हम देखो क्या है हमारे पास असाइनमेंट मॉडल। असाइनमेंट मतलब कोई भी एक आपको कोई प्रोजेक्ट या कुछ भी दे रखा होता है काम, उसको हमें पूरा करना होता है। जैसे असाइनमेंट हमारे पास जो दे रखा है ना वो इस तरीके से है। जैसे असाइनमेंट मॉडल, असाइनमेंट मॉडल सबसे पहले ये है अलॉटमेंट ऑफ अ वर्क टू अ पर्सन। हमारे पास जो असाइनमेंट मॉडल है उसमें हम एक व्यक्ति को एक काम अलॉट करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास 4 लेबर है, चारों लेबर को हमें एक एक काम देना है, मतलब एक एक वर्क देना है। अब किस व्यक्ति से कौन सा काम हम कराएं वो हमें सोचना है। मतलब 4 लेबर को अपन ने अपॉइंट कर दिया 4 काम के लिए, तो एक लेबर, चारों लेबर चारों काम कर सकती है। तो हम उसमें से कौन सी लेबर को कौन सा काम दें या कौन सा वर्क अलॉट करें, वही हमारा असाइनमेंट है और हमें उसी को सॉल्व करना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हमारी कॉस्ट सबसे कम आनी चाहिए। जो व्यक्ति जिस काम में परफेक्ट होता है हम वो काम उसको जल्दी उसी को देते हैं, क्योंकि वो उसमें कॉस्ट कम आती है और रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है। कोई काम बहुत धीरे धीरे करता है, एक लेबर बहुत धीरे धीरे काम करता है, तो उसको हम देंगे नहीं, वो बहुत ज़्यादा टाइम खाएगा। इसलिए हमारे पास एक समस्या होती है, एक प्रॉब्लम होती है, उसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। अब वो समस्या क्या होती है? समस्या सिंपल सी है, हम कौन सा कार्य किस व्यक्ति को दें, बस ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। उसका सॉल्यूशन जो है वो असाइनमेंट मॉडल के थ्रू निकलता है। मैं भी एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा, एग्जाम्पल से क्लियर करूंगा कि क्या हमारे पास सिचुएशन होती है, उसमें हम असाइनमेंट मॉडल को कैसे लगाते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है अलॉटमेंट ऑफ ए वर्क टू ए पर्सन, तो काम भी अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो 4 काम है तो 4 व्यक्ति होते हैं, 4 काम को 4 व्यक्तियों में बांटना है, किसको कौन सा देना है, वही हमारा असाइनमेंट मॉडल है जिसमें हमें डिसीजन लेना है। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। अभी मैं इसको क्वेश्चन से पूरा क्लियर कर दूंगा। अभी आपके दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए कि एक व्यक्ति को एक काम देना है जिससे हमारी कॉस्ट टू मिनिमाइज द कॉस्ट, टू मिनिमाइज द कॉस्ट, टू मिनिमाइज द कॉस्ट मतलब मिनिमाइज करनी, कॉस्ट सबसे कम आनी चाहिए, इस तरीके से आपको काम करना है, या फिर मैक्सिमाइज द रेवेन्यू, एक ही बात है। चलिए, एक काम तो हमने ये देख लिया। दूसरा, इसमें मेथड कौन कौन से होते हैं इस कार्य को करने के लिए। तो एक तो है इन्यूमरेटिव मेथड, जो हमें नहीं पढ़ना है। इन्यूमरेटिव मेथड है, बस ये नाम के लिए याद रखना है। एक्चुअल में इसको हम देखकर या बेस्ट एस्टिमेशन से निकाल लेते हैं, अभी हमारे को ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो एक तो ये है। एक है सिंपलेक्स मेथड। सिंपलेक्स मेथड है आपके बिल्कुल आपका चैप्टर नंबर 3 में सिंपलेक्स मेथड को समझाया गया है। उसमें बताया गया है कि कितना प्रोडक्शन हमें करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट का, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग प्रोडक्शन करना पड़ता है, तो कितना प्रोडक्शन करना है वो अलग है, हम उसकी भी बात अभी नहीं कर रहे। ट्रांसपोर्टेशन मेथड भी है, लेकिन इसका भी अलग से चैप्टर है, वो है चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम इस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को हम पढ़ेंगे। वो भी एक असाइनमेंट का ही मेथड है। ठीक है, ओके। ये मेथड के नाम हैं, हमें सिर्फ अभी नाम याद रखने हैं
कि यार ये 4 नाम है, मेथड है, 4 मेथड है, जिसमें से हम इस चैप्टर में हंगेरियन मेथड को यूज में लेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है। इस मेथड को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम पूरे चैप्टर में इस हंगेरियन मेथड का ही जिक्र करेंगे। मैं जो भी प्रोसेस बताऊंगा वो इस हंगेरियन मेथड के अंदर लिखी हुई है और इसी के थ्रू हम बेस्ट अलॉटमेंट करेंगे, जिससे हमारी कॉस्ट मिनिमम आए और रेवेन्यू मैक्सिमम हो। ठीक है ना। तो मैं आपको सिंपली रिवाइज कर दूं, हम असाइनमेंट मॉडल पढ़ रहे हैं जिसमें हम किसी भी एक कार्य को एक पर्सन को अलॉट करेंगे, जिससे कि हमारी कॉस्ट सबसे कम आए या फिर हमारी रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जनरेट हो। ठीक है। दूसरी बात हमने देखी कि इसके मेथड कौन कौन से, 4। ठीक है। इनोवेटिव मेथड है जिसको हमें पढ़ना तो नहीं है, बस नाम याद रखना है। दूसरा सिंप्लेक्स मेथड है जो हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, और एक है ट्रांसपोर्टेशन मेथड जो चैप्टर नंबर 4 में आएगा। ये सेपरेट चैप्टर है इनके। और एक है हंगेरियन मेथड जो इस चैप्टर में हमें क्लियर करना है, चैप्टर नंबर 5 में। ओके, यहाँ तक की बात समझने के बाद हम इस प्रॉब्लम पर बात करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन होता है कि सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम, तो वो ऐसा ही होता है। अब इसको मैं थोड़ा रीड करना बताऊंगा कि कैसे हमें इसको रीड करना है, कि हमें दे क्या रखा है, दे क्या रखा है उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, इसके अंदर की क्या चीज है। तो मैं आपको पहले इसको रीड करना बता दूं कि यार ये क्या प्रॉब्लम दे रखी है। देखिए, मान लो मेरी फैक्ट्री के अंदर 4 व्यक्तियों को मैंने अपॉइंट करना है और मेरी फैक्ट्री में 4 काम है। ठीक है। तो अगर देखो ये जो व्यक्ति है ना, ये ए, पर्सन ए, तो ए बी सी डी, यहां पर 4 पर्सन है। वर्क ए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर हम पर्सन ए को फर्स्ट नंबर के कार्य दे देंगे, मतलब वर्क नंबर 1 हम इसको देते हैं, तो वो 30 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट आएगी, ऐसा मान सकते हैं। मतलब वो 30 रुपए में करेगा। ये व्यक्ति इस कार्य को अगर करता है तो मुझे 30 रुपए का कॉस्ट आएगा, मुझे 30 रुपए की कॉस्ट आएगी। दूसरा, ये व्यक्ति अगर इस कार्य को करता है, दूसरे नंबर वाले कार्य को करता है, तो मुझे 25 रुपए की कॉस्ट आएगी। तो मुझे ये सही लग रहा है, इसको ये वाला देना चाहिए, मुझे दिख रहा है। अगर ये व्यक्ति तीसरे नंबर वाले काम को करता है तो 26 रुपए की कॉस्ट आएगी मेरी। मुझे देखना है कि मुझे ए को कौन सा काम देना है। मुझे ए को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों में से कोई भी एक काम मैं दे सकता हूं, बस मुझे सोचना है कि कौन सा देना है। अभी अगर आपको बोलूं कि ए को कौन सा काम देना चाहिए जिससे मुझे कम कॉस्ट आए, तो आपके नजर में ये सेकंड कार्य होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है सर। तो मैं ये बात कह रहा हूं कि चलो ठीक है, एक बार हम सोच लेते हैं कि ए को सेकंड कार्य दे दो। तो सेकंड कार्य को 1 दे दिया तो सेकंड वर्क किसी और को नहीं मिलेगा। मतलब एक व्यक्ति को एक ही कार्य मिलेगा। जब सेकंड पर ए जा रहा है तो सेकंड पर न तो बी जा सकता है, न सी जा सकता है, न डी जा सकता है। यानी कि सेकंड कार्य कौन करेगा? अभी तो हमने सिंपली ए को दे दिया। दूसरा देखते हैं, बी को देखो। बी अगर पहला कार्य करता है तो वो 26 रुपए की लागत आएगी मेरी। बी अगर दूसरा कार्य करता है तो 32 रुपए की कॉस्ट आएगी। बी अगर तीसरा कार्य करता है तो 24 रुपए में ही काम हो जाएगा। बी अगर चौथा कार्य करता है तो 20 रुपए में कॉस्ट आएगी। तो इसका मतलब यह है कि बी को 4th दे देना चाहिए, जिससे क्या होगा, मेरे 20 रुपए में ही काम हो जाएगा 4th नंबर वाला। क्योंकि हम हर व्यक्ति को वही काम देंगे जिससे मुझे कम कॉस्ट आए, मुझे सबसे कम कॉस्ट आनी चाहिए। सी की बात करते हैं। सी को काम देते हैं तो सी का देखते हैं कि सी अगर पहला कार्य करेगा तो 20 रुपए की कॉस्ट आएगी। सी अगर दूसरा कार्य करेगा तो 22 की आएगी। सी तीसरा काम करेगा तो 18 की आएगी। सी अगर चौथा काम करेगा तो 27 की आएगी। तो सी को तीसरा काम दे दो तो बिल्कुल सही है, अभी तक कोई झगड़ा नहीं है। ए को दूसरा काम दे रहे हैं हम, बी को चौथा दे रहे हैं और सी को तीसरा दे रहे हैं। किसी भी वर्कर में कोई डिस्प्यूट नहीं उत्पन्न हुआ अभी तक।
डी को देखते हैं। डी को देखो, डी अगर पहला काम करेगा तो 23 रुपए लगेंगे, डी अगर दूसरा काम करेगा तो 20 रुपए, डी अगर ये तो 21 रुपए और डी अगर 19 रुपए। तो डी को कौन सा देना चाहिए? डी को देना चाहिए फोर्थ। लेकिन एक बात सुनो, बी को भी तो फोर्थ देना चाहिए। तो बी कह रहा है बी को फोर्थ दूंगा तो 20 रुपए में काम होगा, डी को फोर्थ दूंगा तो 19 में काम होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला काम मेरे को किसको देना चाहिए, मैं यहां पर अटक गया। मुझे किसी ना किसी एक को ये देना पड़ेगा और किसी एक को मुझे ये फर्स्ट वाला काम देना पड़ेगा। तो मैं अगर ऐसा सोचूं, देखो अगर सोचने की बात करें तो बी को 20 वाला काम देकर डी को 23 वाला काम दे देंगे तो 23 और 20 43 रुपए में काम हो जाएगा। बी को अगर 26 वाला और डी को अगर 19 वाला काम देंगे तो 26 और ये 19 25 45 में काम होगा। तो इससे बढ़िया बेटर ये है कि बी को ये दे दो और सी को डी को ये दे दो। अब ऐसे हर क्वेश्चन में नहीं कर सकते अपन क्या देख देख के आंसर बता दो, ऐसे नहीं हो सकता। कई बार ए को ये दे रहे हैं तो बी को भी ये दे रहे हैं, सी को भी ये दे रहे हैं, डी को भी ये दे रहे हैं, लेकिन वो तो गड़बड़ है। एक व्यक्ति को एक ही काम दे सकते हैं, बस ये यहाँ समस्या उत्पन्न हो जाती है कई बार कि कौन सा काम किस व्यक्ति को दें। ये है असाइनमेंट जिसको सॉल्व करना है। सॉल्व इस तरीके से करना है कि आपकी कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम है। ओके, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्यूशन ये रहा यहाँ से सॉल्यूशन। सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू नंबर ऑफ वर्क होना चाहिए। नंबर ऑफ पर्सन 4 है, नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं 4। नंबर ऑफ पर्सन 4 है, नंबर ऑफ वर्क भी 4 है। 4 व्यक्ति 4 कार्य, बिल्कुल सही है सर। 4 नहीं होते तो मान लो यहां पे 5 होते, 1 2 3 4 और एक 5 होता, और यहां पे 4 ही होते तो 4 तो वर्कर हो गए और 5 वर्क हो जाते। तो ये इसमें आपको एक है ना वर्कर एक्स्ट्रा ले लेना था, मन से डमी वर्कर ले लेता, जिसमें यहाँ पे ए बी सी डी ई और लिख देता और यहाँ 0 0 0 और 0 लिख देते। इसको हम डमी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें हमेशा ध्यान रखना है सबसे पहले कि जितने वर्कर हैं उतने ही वर्क होने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो यहाँ पे 1 2 और ये 3 और एक 4 हो, लेकिन यहाँ पे 5 हो, 1 2 3 ई भी हो और कोष्ठक, तो फिर उस केस में हम एक डमी कॉलम लगा देंगे, 5 नंबर का एक डमी लगा देंगे। यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 लिख देंगे। मतलब जब हम डमी रो या डमी कॉलम लगा सकते हैं। ये रो होती है, इसमें 4 रो है और 4 कॉलम है। तो डमी रो या डमी कॉलम हम कब लगाते हैं, जब हमारे पास रो और कॉलम इक्वल नहीं होते हैं। तो सबसे पहला काम यही है कि रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी है, वापस फर्स्ट यहां पे लिखना है। ये जो रो है ना रो मिनिमम करनी है आपको, रो मिनिमम। या एक काम करता हूं मैं, देखो मैं इसमें लिख देता हूं तो आपको ठीक लगेगा। सबसे पहला काम रो इक्वल कॉलम, ठीक है। इफ नॉट देन क्रिएट डमी रो और कॉलम। ये सिचुएशन आएगी तब मैं बता दूंगा, देखो इसमें डमी रो डालनी पड़ रही है या फिर नहीं डालनी पड़ रही। ओके, इसमें डमी की कोई बात नहीं है। इस क्वेश्चन में रो और कॉलम इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सेकंड में आओगे, ठीक है। फिर क्या करना है, सेलेक्ट मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच रो एंड डिडक्ट फ्रॉम ईच सेल ऑफ रो। देखो मैंने क्या करा, सेलेक्ट
सेलेक्ट मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच रो, हर एक रो में से मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करूंगा एंड डिडक्ट फ्रॉम ईच सेल ऑफ रो। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां एक वापस ये टेबल बनाता हूं, देखो है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। मैंने टेबल वापस बनानी पड़ती है यहाँ पे, ए बी सी और डी। ओके, देखो सबसे पहले ये रो है, ये रो है, इस रो को पकड़ लो। इस रो में सबसे छोटा कौन है, मिनिमम सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा ये है 30, 25, 26, सब 25 है। तो एक काम करो, सब में से घटा दो। 30 में से 25 गया, 30 में से 25 गया 5, 25 में से 25 गया 0, 26 में से 25 गया 1, 28 में से 25 चले गए तो 3। ये हो गया। मैंने कहा सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करो मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच रो, हर एक को पकड़ूंगा मैं। मैंने पहले वाले को कर लिया, अब मैं दूसरे वाले को पकड़ने वाला हूं। बी में सबसे छोटा कौन है, 26, 32, 24 और 20। 20 से सबसे छोटा है, तो आप एक काम करो, 20 को सब में से घटा दो, सीधी सी बात है। 20 को सब में से घटा दो, 26 में से 20 गए तो 6 हो गए, 32 में से 20 चले गए तो 12 बच गए, 24 में से 20 गए तो 4 बच गए और यहाँ पे 0 बच गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं सी में। सी में भी सबसे छोटा कौन है, 20, 22, 18 सबसे छोटा है। तो 20 में से 18 गया तो 2, 22 में से 18 गया तो 4 और 18 में से 18 गया 0, 27 में से 18 गए तो कितने बच गए, 7 और 2 9। ये लो। ओके, डी में भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, हर एक में सेलेक्ट करना है। 32 सॉरी डी में देखो 23, 20, 21 और 19। 19 सबसे छोटा है, तो 23 में से 19 गया 4, 20 में से 19 गया 1, 21 में से 19 गया तो 2 और 19 में से 19 गया तो 0। हमने सबसे छोटा सेलेक्ट करा तो ये एक टेबल मिली हमारे को, इसको हम टेबल नंबर 1 बोल सकते हैं। ओके, ये टेबल है हमारी, ये लो, ये टेबल नंबर 1 है। अब हम एक काम करेंगे, इसी टेबल को यूज करेंगे, उसको हम भूल जाएंगे, अब इस टेबल को यूज करेंगे। अब हमारा स्टेप नंबर 3 चलेगा। अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच कॉलम एंड डिडक्ट इट हाँ आउट ऑफ फ्रॉम ईच कॉलम। अब देखो, मैं इसमें से सबसे छोटा सेलेक्ट करूंगा और उसको मैं माइनस कर दूंगा इसमें, उसको मत देखो। अब इसको देखो, ये टेबल है, ये टेबल नंबर 1 हो गई। अब टेबल नंबर 2 आ गई, मैं यहां ले लेता हूं, यहां टेबल बनाए देंगे। टेबल ये यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एक फोर्थ, ठीक है, ए बी सी और डी। देखते हैं इसमें सबसे छोटा कौन है, 2 है। 3 में से 5 में से देखो तो 3, 6 में से गए तो 4 हो गए, 2 में से 2 गए तो 0, 4 में से 2 गए तो 2, 0 में से इसमें देखो ना सबसे छोटा कौन है, 0 है तो 0 ही रहेगा, 12, 4 और 1। इसमें सबसे छोटा कौन है, 0 है तो 1, 4, 0, 2। इसमें सबसे छोटा कौन है, 0, तो 3, 0, 9 और 0। अब जब 0 छोटा है तो कोई माइनस थोड़ा ना होगा, तो ये हमारी एक टेबल बन गई एक और, ठीक है। चलिए, अब हमारा आंसर इसी टेबल से निकलेगा। अब देखना, अब मैं आगे की बात करूंगा, इस टेबल से हमारा आंसर निकलेगा। तो एक काम करना है, हमें यहां पे करना है, ठीक है। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि किस रो और किस कॉलम के पास एक 0 है। हम बस एक 0 को पकड़ेंगे। लेकिन एक बात सुनना, मैं चलो वो अगली स्टेप में आएगा, चलो मैं वो दूसरी बात बताता हूं। देखो, एक 0 नहीं अभी। देखो, अब हमें क्या करना है, हमें इस टेबल में सबसे ज्यादा 0 वाली लाइन को कट करना है, मतलब उसको क्रॉस करना है। सबसे ज्यादा 0 वाली लाइन को क्रॉस करना है। देखते हैं इसमें कितने 0 हैं, देखो 1, ठीक है। इसमें कितने हैं, 1। इसमें कितने हैं, 2। देखो इधर 2 है, ठीक है।
इधर कितने हैं? एक ही है। इधर कितने हैं? एक, इधर एक, इधर एक और इधर दो। तो आपने देखा इस लाइन में 2 जीरो है और इस लाइन में भी 2 जीरो है, तो इसमें से कोई भी एक लाइन आप क्रॉस करके काट सकते हो। जैसे मैंने इसको काट दिया, ठीक है, एक मैंने लाइन खींच दी। मुझे यही काम वापस करना है। अब आप चेक करो वापस कि कितने जीरो हैं। सर ज्यादा जीरो वाली लाइन कौन सी है? ज्यादा जीरो वाली लाइन ये है, क्योंकि इसमें 2 जीरो है। जो कट गया अब उसको नहीं गिनना है, जो कट गया उसको नहीं गिनना है। इधर 2 जीरो है तो आपने इसको एक लाइन और खींच दी, ठीक है। अब और देखो कि कहीं जीरो तो नहीं है, देखते हैं। ये एक जीरो है, आप शुरू से देख सकते हो। इस लाइन में एक जीरो है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है सर, है लेकिन ये कट गया ना, इसको नहीं है। इस लाइन में भी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें एक जीरो, इसमें नहीं है क्योंकि वो कटा हुआ है। जो कट गया वो नहीं दिखेगा। अब ये एक जीरो बच गया ना, तो इसको भी आप कट कर दो, चाहे इस तरीके से ले लो या इस तरीके से ले लो, कोई आपत्ति नहीं है। मैंने इसको ऐसे ले लिया, ठीक है। यहां पर एक है। देखो मैंने सारे जीरो काटने हैं, ऐसे नहीं आपकी फटाफट से जीरो काट दो, गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि आप जब जीरो काट रहे हो तो ज्यादा जीरो एक लाइन में कटने चाहिए। जैसे आप अगर एक लाइन खींच रहे हो तो ज्यादा जीरो कटने चाहिए, आप ऐसे खींच रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा जीरो कटने चाहिए, ठीक है ना। तो अभी हम यहां एक चीज चेक करेंगे। अब हम यहां पर चेक करेंगे, चेक रो इक्वल टू कॉलम इक्वल टू लाइन। देखो रो कितनी है? 1 2 3 4, 4 रो है। कॉलम कितने हैं? बिल्कुल, ये तो 4 अंडरस्टूड है, हम यहीं पे क्लियर कर। लाइनें कितनी है? 1 2 3, नॉट इक्वल टू। अगर रो कॉलम और लाइन तीनों बराबर हो जाती है, मतलब जितने रो कॉलम है उतनी लाइनें होनी चाहिए। अगर वो हो जाती है तो आंसर सॉल्व हो जाता है। तो सर अभी तो नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड है, इसलिए इसको हमें फिर से चेंज करना पड़ेगा। नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, हैंस फर्दर प्रोसेस करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी ये 4 होती ना लाइनें, मैं आपको रिपीट कर देता हूं लाइनें कैसे काटनी है, क्योंकि यहां प्रॉब्लम आने वाली है। लाइन काटते समय ध्यान रखना है कि जब आप लाइन खींच रहे हो तो उसमें सबसे ज्यादा जीरो होना चाहिए। आप पहले सारी चीजें चेक कर लो, इस लाइन को देख लो, इसको देख लो, इसको देख लो, इसको देख लो, इसको सबको देख लो। फिर जो सबसे ज्यादा जीरो पड़े हो ना जिस लाइन में, उस लाइन को आप क्रॉस कर दो, एक छोटा सा लाइन खींच दो, ठीक है। ऐसे आपके 3 लाइनें हुई है, तो मुझे 4 चाहिए, तो इसको रिवाइज करना पड़ेगा। है नॉट सेटिस्फाइड, हैंस फर्दर चेंज करना पड़ेगा इसमें। तो फिर क्या है? फिर हमें स्टेप नंबर 1, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा है क्या? ये चौथा। तो अब क्या करना है? सेलेक्ट मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम वैल्यू, वापस मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट मिनिमम वैल्यू, अनअलोकेटेड मिनिमम वैल्यू, अनअलोकेटेड मिनिमम वैल्यू एंड डिडक्ट इट from other all unallocated cell, but add in
इंटरसेक्शन पॉइंट। देखो मैं अभी समझा देता हूं ये क्या लिखा मैंने। आपको क्या करना है, मैंने यहां पे आपको लिखाया है कि अगर सेटिस्फाइड नहीं है, रो कॉलम लाइन सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप एक काम करो, सेलेक्ट करो मिनिमम अनएलोकेटेड मिनिमम वैल्यू, अनएलोकेटेड मिनिमम वैल्यू। अनएलोकेटेड का मतलब होता है जिस पर लाइन नहीं खींची हुई है, जैसे ये 3, ये 4, ये 4, ये 1, ये 2 और ये 2, ये अनएलोकेटेड है। ध्यान से सुनना, ये अनएलोकेटेड है। एंड डिडक्ट इट फ्रॉम अदर ऑल अनएलोकेटेड सेल बट एड इन इंटरसेक्शन पॉइंट। अब इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट होता है जहां पर ये लाइनें क्रॉस कर रही है। देखो ये लाइन यहां क्रॉस कर रही है 9 पे, यहां पर भी क्रॉस कर रही है। तो मैं अब इसको सॉल्व करता हूं। देखो वापस यहां हुआ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, A B C D। मैं वापस बात कर रहा हूं, मैंने क्या समझाया। मैं कह रहा हूं इसमें से अनअलोकेटेड सेल में सबसे छोटा कौन है? 1। तो एक काम करो, इसको सभी एंड डिडक्ट इट फ्रॉम ऑल अनअलोकेटेड सेल, सभी में से घटा दूंगा। ये 3 है, ये 1 है, 4 4 2 2। सबसे छोटा कौन है इन 6 के 6 में से? 1। तो इस 1 को सब में से घटा दो, लेकिन इंटरसेक्शन पे जोड़ देना। देखो 3 में से 1 गया 2, 0 में कुछ भी नहीं घटेगा क्योंकि 0 इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। इंटरसेक्शन पॉइंट होता है जहां पर क्रॉस हो रहा हो। 1 में से 1 गया 0, 3 में कुछ भी नहीं होगा। 4 में से 1 गया 3, 12 में कुछ भी नहीं होगा। 4 में से 1 गया ये वापस 3 और 0 तो 0 ही है। 0 में यहां पे 0 है। 4 में से 1 जुड़ेगा यानी ये 5 आएगा, इंटरसेक्शन पे जुड़ेगा। 0 पे कुछ भी नहीं है। 9 में 1 जुड़ेगा यानी ये 10 है, क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। 2 में 1 घटेगा 1 में कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये न तो इंटरसेक्शन पॉइंट है न अनअलोकेटेड है। ये अलोकेटेड है क्योंकि लाइन खींच रही है इस पे। 2 में से 1 गया 1 और यहां पे 0 है तो 0 ही रहेगा। लो जी हमने ये काम कर लिया। अब हम वापस से वही 0 वाली बात करेंगे। 0 काटने हमारे को। सबसे ज्यादा 0 किधर है? इस लाइन में कितने 0 है? 1 और 1 2 0 है। इस लाइन में कितने हैं? 1 है। इस लाइन में कितने हैं? 1 और 1 2 है। इस लाइन में कितने हैं? 1 है। ठीक है। इस लाइन में 1 0 है, 1 0 है, 2 0 है, 2 0 है। ओके, मुझे 2 0 है। सबसे ज्यादा 0 मुझे 2 दिखे हैं, इसलिए मैं लाइन खींचने वाला हूं। ये लो, ये मैंने एक लाइन खींच दी। आप चाहे तो कोई भी खींच सकते, आप ऐसे भी खींच सकते थे। ठीक है, अभी हमने देख लिया कि ये 2 0 मेरे कट गए। अब वापस से देखना है कि 2 0 कहां आ रहा है। ये देखो ये 2 0 आ रहा है, तो यहां पे 1 वापस काट दो। काट दिया। ठीक है, अभी वापस से देखो, ज्यादा 0 वाली लाइन को काट दो। इसमें कितने 0 हैं? 1। इसमें नहीं है, इसमें 1। ठीक है, इधर देखो, इसमें नहीं है, इसमें 2 है। तो 2 है तो पहले काटोगे क्योंकि 2 0 को पहले काटना है। ठीक है, और नीचे नहीं है। ओके, मेरे सारे 0 कट गए। अब मैं वापस से यही चेक करूंगा। बस अब मुझे यही करना है वापस, बस इतना सा रिपीट। चेक करो, इसमें आप चेक करोगे ना तो आपको दिखेगा कि वही मिनिमम कॉस्ट है 1, मिनिमम कॉस्ट 1 आ रही है। तो आप एक काम करोगे, इस 1 को आप लेके सब में से घटा दोगे, अनअलोकेटेड में से, और
बाकी में इंटरसेक्शन पे जोड़ दोगे। इंटरसेक्शन अब इस क्वेश्चन इस टेबल में एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो मैं अब इसको यहां पर करता हूं। देखो इसको हटा देता हूं। ओहो, ये मेन है ना, इसलिए इसको रखना है। रखना मतलब मुझे चिखना चाहिए, लास्ट में आंसर चाहिए मेरे को। चलिए अब मैं वापस करता हूं इसको। ये टेबल बनाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखो ये 2 है तो 2 में कुछ भी एडलेस नहीं होगा, 0 0 आएगा। और यहाँ पे 3 है ना, इंटरसेक्शन है, इसलिए इसको 1 जोड़ना पड़ेगा। तो ये 4 हो गया। 3 में 1 कम कर दो 2 हो गया। 12 में 1 कम कर दो 11 हो जाएगा। 3 में 1 कम कर दो 2 हो गया। 0 में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि वो इंटरसेक्शन नहीं है। 0 5 0 और 10 इंटरसेक्शन है, इसमें 1 जोड़ दो 11। अब देखो डी में 1 1 1 है तो यहाँ 0 0 0 0 कर दो। ठीक है, अब देखो 0 हो गया ना, 1 कम हुआ 1 कम हुआ 1 कम हुआ और 0 तो 0 ही है, इंटरसेक्शन थोड़े ना ही है। ओके, अब मैं इस पर वापस वही काम करना है, लाइनें खींचनी है ये वाली, हमें यही वर्क करना है। देखो सबसे पहले सबसे ज्यादा 0 जिधर है उधर लाइन खींच दो। इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 4 है। देखो 4 आ गया मैक्सिमम, ये 4 खींच दिया हमने। वापस से देखो, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 1 ही है क्योंकि ये कट चुका है। इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर 2 है। तो 2 वाला कोई भी काट दो आपको, क्योंकि 2 से ज्यादा नहीं दिख रहा, मुझे ये दिख रहा है तो ये मैंने काट दिया। ठीक है, अब वापस देखो, इधर 1 है, इधर 2 है, तो 2 वाला ही काटना है हमारे को, तो ये लो 2 वाला काट दिया। अभी भी 1 0 बचा हुआ है, उसको कैसे भी काट दो, ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो। अब मेरी 4 लाइनें हो चुकी है, सेटिस्फाइड हो चुका है। रो इक्वल टू कॉलम इक्वल टू लाइन्स, ये हुई है सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड हो गया, आंसर खत्म हो गया। अब मैं अपना आंसर निकालता हूं। देखो अब मैं इसमें अलॉटमेंट करूंगा। ठीक है, अब मैं सबसे पहले हम कैसे अलॉटमेंट करते हैं, मैं इसको वापस यहां लिख लेता हूं। हालांकि ये लो, ये लो, ये फाइनल है, फाइनल टेबल है, ये फाइनल टेबल है। ठीक है, फाइनल टेबल है। ठीक है, अब देखो ये फाइनल टेबल जब आती है ना, तो आपको क्या करना है, देखो शुरू में है तो अपन को थोड़ा समझना है इसको, बाद में 2-3 क्वेश्चन होने के बाद ये हो जाता है। देखो अब क्या करना है, अब हमें 1 0 को पकड़ना है। हम क्योंकि हमें पता चल गया ये फाइनल टेबल है, ये फाइनल टेबल है, हमें पता चल चुका है और हम इसी से आंसर निकलेगा। तो देखो सबसे पहले आपको देखना है, अब इसके अंदर 1 ही 0 होना चाहिए, किसी भी एक लेबर के पास या फिर एक वर्क के पास 1 0 होना चाहिए। अब मैं 1 0 पकड़ूंगा। जब मेरी लाइनें क्लियर हो जाती है ना, तो 1 0 को पकड़ो। इस लाइन में कितने 0 है, 2, छोड़ दो इसको। इस लाइन में कितने हैं, 1, इस लाइन में 1 है ना, तो इसको आप ये दे दो। भाई इसका मतलब क्या हुआ, B के पास 1 ही ऑप्शन है तो फिर इसको यही देना पड़ेगा। B को देख रहा हूं तो इसके पास 1 ही 0 है तो ये देंगे इसको, यानी B को चौथे नंबर का काम देंगे और ये वाला काम क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि जो 4th नंबर वाले का वर्क के पास 2 0 हैं तो 1 0 B के पास चला गया। इसका मतलब ये 0 नहीं होता, ये वर्क होता है। ये सबसे कम कॉस्ट का इंडिकेशन है कि इस पॉइंट पर सबसे कम कॉस्ट आने वाली है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले 1 0 जहां होता है उसको पकड़ते हैं।
अब जैसे मैंने ये पकड़ा तो ए में देखा, ए में मेरे पास यहाँ 2 जीरो है, तो इसको छोड़ दो, अभी मत दो। यानी 2 ऑप्शन है, ए को ये भी दे सकते हो, बी ए को ये भी दे सकते हो, बी को सिर्फ 4th नंबर मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सी को देखते हैं। सी को 2 दे रखे हैं, ओके। डी को 1 2 3 दे रखे हैं, तो अभी अपन नहीं दे रहे। इस फर्स्ट को देखो, फर्स्ट में 2 दे रखे हैं, इसमें 2 है, इसमें 3 है। देखो अब ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें हम 1 जीरो नहीं दिख रहे। भाई किसी के पास है क्या 1 जीरो? नहीं है ना, तो फिर कोई भी एक लेके आप अलॉट कर सकते हो। जब सबके पास 2 होता है ना, तो किसी भी एक को 1 दे दो। जैसे मैं इसको 1 दे देता हूं, ये वाला कोई भी दे सकते, आप इसको ये भी दे सकते हो, किसी भी एक को 1 दे दो। अब जैसे मैंने इसको ये दे दिया, जैसे मैंने इसको ए दिया ना, तो इसके दूसरे ऑप्शन ब्लॉक हो गए। मैंने ए को क्या दिया? सेकंड दिया। आप ए को थर्ड भी दे सकते थे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ए को सेकंड मैंने जैसे दिया तो ए का थर्ड ब्लॉक हो गया, और सेकंड पर ए चला गया तो सेकंड का ये ब्लॉक हो गया। मतलब अगर हमने ए को सेकंड दे दिया तो यहां पर आप क्रॉस में चेक कर लो, कोई जीरो नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको काट दो। समझ गए मेरी बात को? अब मैं नेक्स्ट चलता हूं। अब वापस मुझे वही काम करना है, 1 जीरो होना चाहिए किसी भी पास। अब इसको तो दे दिया, छोड़, बी के पास हो गया अलॉटमेंट, छोड़ो। सी के पास 2 जीरो है तो इसको होल्ड करके रखो। डी के पास 2 जीरो है तो होल्ड करके रखो। फर्स्ट के पास 2 जीरो है तो होल्ड करो, सेकंड हो चुका है। थर्ड के पास 2 जीरो है तो होल्ड करो। फिर सिचुएशन ये है कि इसके पास और इसके पास, चारों के पास 2 जीरो है, तो आप एक कोई सा भी अलॉट कर सकते हो। सी को मैं ये दे देता हूं। जैसे ही मैं ये दूंगा ना, तो इसके प्लस वाले सारे ब्लॉक हो जाएंगे। ये जीरो ब्लॉक हो गया और ये जीरो भी ब्लॉक हो गया। ठीक है ठीक है। अब वापस आप चेक करो, ए को मिल गया ये, बी को मिल गया ये, सी को मिल गया ये, डी को मिलेगा ये, क्योंकि अब एक ही ए बचा था। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन, असाइनमेंट सॉल्यूशन। मिनिमम कॉस्ट आ रही है, मिनिमम कॉस्ट भी आएगी और असाइनमेंट सॉल्यूशन भी है। ए को देंगे सेकंड, बी को देंगे 4th, सी को देंगे फर्स्ट और डी को देंगे 3rd। इसमें कॉस्ट कितनी आएगी वो हम इस फर्स्ट टेबल से लेना है, फ्रॉम फर्स्ट टेबल। ए को सेकंड यानी 25 रुपए लगेंगे। बी को फोर्थ यानी 20 रुपए। सी को फर्स्ट यानी 20 रुपए। डी को थर्ड यानी 21 रुपए। कितने रुपए में काम होगा हमारा? हमने चारों को काम दे दिए हैं। प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी सी, आप आराम से इसको करोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। 86 रुपीज की कॉस्ट आएगी। दिस इज कॉस्ट ऑफ असाइनमेंट, और ये मिनिमम कॉस्ट है। 86 रुपए में हमारा काम हो जाएगा अगर आप इस प्रकार से अलॉटमेंट करते हो। अगर आपने इस अलॉटमेंट में कुछ भी छेड़खानी करी, जैसे फर्स्ट को सेकंड छोड़ के कुछ भी दे दिया आपने दूसरा ए को, तो आपकी कॉस्ट डेफिनेटली 100% 86 से बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है ना? हालांकि ये फर्स्ट सॉल्यूशन है, इसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन और है। आपको मैंने बताया था ए के पास 2 ऑप्शन थे, तो ये अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है। आप वो लेते तो भी आंसर 86 ही आता। ठीक है ना? इसको नोट करो आप। ये एक क्वेश्चन हुआ अभी तो ये क्लियर है, नोट कर लो इसको। और अगले क्वेश्चन में अपन फिर से इसको देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसमें प्रोसेस को काम में लेते हैं। ओके, नोट करो। एक और क्वेश्चन आपको करवाते हैं। चलिए, इसको किसको हटाएंगे? सबको हटाना है वैसे तो, इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन। एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूँ फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड और फोर्थ। इसमें ए बी सी और डी, थर्ड ही देता हूँ, 3 ही देता हूँ ना। अब इसमें लिखा 1 4 5, 1 4 5। ये लो, अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें लिखा है सॉल्व द असाइनमेंट। लो जी, सॉल्यूशन यहां से करूंगा, थोड़ा जल्दी करूंगा, ठीक है, मैं आराम से करूंगा। ओके, सबसे पहले हमें ये देखना है रो और कॉलम बराबर होने चाहिए। ये 3 है, ये 4 है, तो आप एक काम करो, एक डमी डाल दो यहाँ पे, डमी डाल दो। डमी कैसे डालोगे? 0 0 0 0। डमी को हम ऐसे 4 नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से एक टेबल बन गई। फिर सबसे पहले हमने ये टेबल बना दी। अब हम क्या करेंगे, हम रो मिनिमम कर, रो इस लाइन में सबसे छोटा कौन है? 0। तो ये सबसे टेबल नंबर फर्स्ट बन गई। वही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ए बी सी और डी, वही ये सेम आ गया, क्योंकि 0 सबसे छोटा है। 0 सबसे छोटा है। 1 4 5 0, 2 3 3 0, 3 3 3 0, 5 1 2 0। अगर हम सारी लाइनों को देखेंगे तो उसी में सबसे छोटा वो 0 ही आ रहा है। चलिए अब हम टेबल नंबर सेकंड करते हैं, जिसमें हम कॉलम को चेक करते हैं। इस वाली रो में सबसे छोटा कौन है? 1। ठीक है, सबसे छोटा कौन है? 1। तो यहां पर 0 1 2 और 4। भाई 2 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, 5 में से 1। अब इसमें सबसे छोटा कौन है? 1। इसमें सबसे छोटा कौन है? 2। इसमें सबसे छोटा कौन है? 0 ही है। ओके, हम सबसे पहले रो को करते हैं, अब फिर कॉलम को करते हैं। कॉलम को करने के बाद इसमें लाइन खींची जाती है। सबसे ज्यादा 0 कहां है? इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। फाइनल टेबल हो जाती है। उसके बाद में हम एक 0 को कंसीडर करते हैं। हम अभी लाइनें खींच रहे हैं, इधर 0 2 है, इधर 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, 1 है, 1, इधर 4 है। तो ये पहली लाइन में इधर खींचूंगा, ठीक है। इधर 1 है, इधर कुछ भी नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है, इधर 2 है, तो 2 भी है, वाली लाइन खींचूंगा। जहां सबसे ज्यादा 0 होते हैं उस लाइन में आप क्रॉस कर लाइन खींच सकते हो। अभी तक तो 1 की है, तो मैंने 1 लाइन खींची। सारे 0 कट गए हैं, लेकिन लाइनें कितनी हैं? 1 2 और 3। मतलब रो इक्वल टू कॉलम इक्वल टू लाइन, नॉट इक्वल टू लाइन है। दिस इज नॉट सेटिस्फाइड। भाई अगर मैं ये देखूं तो 4 4 4, बट ये 3 ही है, नॉट सेटिस्फाइड। तो आप एक काम करोगे, अनअलोकेटेड में सबसे छोटी उठा लो और उसको माइनस कर दो, इंटरसेक्शन पे जोड़ दो। आपको पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा रखी है बात, ये लो, टेबल नंबर 3 बनेगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ए बी सी और डी, इसमें से सबसे छोटा कौन है? 1। तो 1 यहां पर कुछ नहीं है, इंटरसेक्शन नहीं है, ये 3 3, ये इंटरसेक्शन है, इसलिए 1 आएगा। इंटरसेक्शन पे जुड़ जाएगा, 1 2, इसमें क्या होगा? 0 1 0। और अनअलोकेटेड में घटाया जाएगा, इस 0 पे कुछ नहीं आएगा। ये इंटरसेक्शन नहीं है, ये इंटरसेक्शन है। जहां प्लस बनता है वो इंटरसेक्शन है। 2 2 1 है ना, तो 1 1 और 0, और ये 0 का 0 ही रहेगा। 4 है, इसको कुछ नहीं छेड़ना, 4 0 0 और इंटरसेक्शन पे 1। मैं सिंपल बोल रहा हूं, इंटरसेक्शन पे जोड़ना है और अनअलोकेटेड पे माइनस करना है। ये अनअलोकेटेड है, ये अनअलोकेटेड,
ये अनएलोकेटेड नहीं है। ओके, फिर से मैं लाइन खींचूंगा, इसमें 1 0, इसमें 3 0, इसमें 2 0, इसमें 2 0, तो 3 0 अभी हाईएस्ट है, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 2, तो 3 0 वाली लाइन काट दो। मैं काट देता हूँ, मैंने ये वाली लाइन काट दी। ठीक है, अब वापस देखो आप 3 0 कहाँ है, 3 0 नहीं है तो फिर 2 वाली काट देना। इसमें 1 है, इसमें कुछ भी नहीं है, 2 लाइनें हैं, 2 0 है, इसमें भी 2 0 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें, तो मुझे 2 0 सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं, तो 2 0 वाली कोई सी भी लाइन आप काट सकते हो। आप, मैं ये वाली लाइन काट देता हूँ, ये ऐसे भी काट सकते हो आप, ये वाली भी काट सकते हो, ये वाली भी वाली लाइन काट दी। ठीक है, अब वापस देखो 2 0 वाली, ये रही 2 0 वाली लाइन, ये रही 2 0। ठीक है भाई, 2 0 वाली लाइन काट दी और 1 0 और ये कट गया। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लाइनें काट दी और यहाँ पर 4 हो गए, तो 4 हो गए तो सॉल्यूशन भी हो गया। बस 4 लाइनें हो गई ना, क्योंकि 4 ही कार्य है और 4 ही वर्कर है। तो अब एक काम करो, सिंपल है, आप यहाँ पर इसकी टेबल बना लो, फाइनल टेबल। फाइनल टेबल, फाइनल टेबल, जब फाइनल टेबल बन जाती है तब आप 1 0 को कंसीडर करके आंसर देते हो। जब फाइनल टेबल बनती है, जब फाइनल टेबल बने, तो फाइनल टेबल तो बन गई। फाइनल टेबल बनने के बाद 1 0 को कंसीडर करना है। ये देखो, मैं अब देखूंगा 1 0 कहाँ है। जिसके पास 1 0 होगा वो मैं उसको अलॉट कर दूंगा। इस लाइन में कितने 0 हैं, ए के पास कितने 0 हैं, 1 ही है, तो इसको ये दे दो, ज़्यादा नहीं सोचना। ए को फर्स्ट दे दिया तो फर्स्ट वाले सारे ऑप्शन ब्लॉक हो गए। बी के पास 2 ऑप्शन है अभी भी, तो रुक के रखो। सी के पास 2 ऑप्शन है तो रोक कर रखो। डी के पास 2 ऑप्शन है तो रोक कर रखो। अब अपन इधर देख लिए ना, अब उधर से देखो, इसके पास कितने ऑप्शन है, हो चुका है, छोड़ो नेक्स्ट। इसके पास कितने ऑप्शन है, 1 ही 0 है, हाथों हाथ इसको दे दो और इसको प्लस वालों को क्रॉस कर दो, ये क्रॉस हो गया। भाई अगर मैं इसको ये दे रहा हूं, यानी डी को ये दे दिया, तो डी को ये थोड़ी ना दे सकता हूं, थर्ड। ठीक है, अब हम वापस देखेंगे 1 0 किसके पास है, इसके पास 2 0 है, इसके पास 2 0 है, इसके पास नहीं है, इसके पास 2 0 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास नहीं है। तो सभी के पास 2 0 है, तो आप एक कोई सा भी दे सकते हो। बी को मैं ये दे देता हूं, ये देते ये क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बी को ये दिया ना, तो ये प्लस वाले क्रॉस हो जाते हैं, ये वाली लाइन पूरी क्रॉस हो जाएगी, ये वाली लाइन पूरी क्रॉस हो जाएगी। अब मैं सी को दूंगा, सी को कौन सा देना है, सी को यही देना है, क्योंकि ये एक ही बचा है। ये है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या हुआ है, ए को फर्स्ट दिया गया है, बी को थर्ड दिया गया है, सी को फोर्थ दिया गया है और डी को सेकंड दिया गया है। इससे हमारी सबसे कम कॉस्ट आने वाली है। देखो फर्स्ट को फर्स्ट दे दो, तो सबसे पहले वाली टेबल में आ जाओ, ये वाली टेबल। फर्स्ट को फर्स्ट दिया तो 1 रुपये में काम हो जाएगा, बी को थर्ड दिया तो 3 रुपये में काम होगा, सी को फोर्थ दिया ना तो 0 पे काम हो जाएगा, डी को सेकंड दिया तो 1 में काम हो जाएगा। टोटल कितने में काम हो जाएगा, 5 में। यह हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हमारे को 5 रुपये में आंसर, मतलब 5 रुपये में हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ये बताया गया है। तो मैं एक बार रिपीट करता हूं मेरी बात। सबसे पहला काम आप ये देखोगे कि कॉलम और रो बराबर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो डमी डाल दो, ओके। दूसरी बात, फिर आप रो की हर एक पॉइंट को लो, रो की हर एक रो को लो और एक उसका छोटा अमाउंट सब में से माइनस कर दो। फिर आप तीसरे नंबर पे आओगे, कॉलम लो, जो रिड्यूस होती जाती है ना टेबल, उसको काम में लेना है। तो उसमें आप कॉलम को पकड़ो और कॉलम में सबसे छोटा लेके माइनस कर दो।
फिर आपको मैक्सिमम जीरो लेके मिनिमम लाइनें काटनी है। मैक्सिमम जीरो को कवर करते हुए मिनिमम लाइनें काटनी है। ऐसा हो जाता है रो, कॉलम और लाइन बराबर हो जाती है तो वो फाइनल टेबल होती है, उसमें हम एक जीरो को कंसीडर करके अलॉटमेंट कर देते हैं। ठीक है ना, यहां तक हमने ये देखा, तो ये चीज क्लियर है, यहां तक आपको करना है। ओके, आज के लिए इतना ही है हमारी क्लास में, बाकी हम आगे चलेंगे। पहले अगली क्लास में हम वापस इसको एक बार करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी, कॉस्ट को मिनिमम करने की बात कर रहे थे। अगली क्लास में हम मैक्सिमम प्रॉफिट को मैक्सिमम करने की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।